इतनी शांति क्यों है? कल छुट्टी चाहिए आपको? क्या भंडारे खाने जाना है? लगाने जाना है? ठीक है। ठीक है, सोलर सिस्टम तक ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है वहां तक? तो अब हम अपने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अपनी धरती पे। अब बाकी प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे। तो अर्थ हमारी कैसी है? अर्थ ही हमें पढ़नी है ना? ज्योग्राफी में अर्थ को ही तो पढ़ना है। तो अर्थ की शेप कैसी है सबसे पहले? क्या है जियोइड? फ्लैट। ये जो जियोइड शेप है, ये शेप का क्या मतलब है? क्या ये कोई जियोमेट्रिक शेप होती है ऐसी जियोइड के जैसी? जैसे हम जो शेप्स पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, फ्लैट है, या फिर जो भी एलिप्स की जैसी शेप है, स्फेयर की जैसी शेप है। जैसे ये जो ग्लोब है आपका, ये कैसा है? सर्कल नहीं है, सर्कल तो टू डायमेंशनल फिगर होती है, ये स्फेयर है ना? तो अभी हमने तो ये स्फेयर बनाया, और बचपन से भी आप पढ़ते आए हो कि अर्थ की शेप स्फेरिकली होती है। बट जब अर्थ की शेप को पढ़ने लगे लोग, और जब हमने अपने सैटेलाइट्स भेजे, वहां से देखा कि अर्थ की शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। ठीक है? तो अर्थ की शेप थोड़ी थोड़ी स्फेरिकल है, थोड़ी थोड़ी एलिप्सॉइड है, मतलब एलिप्स के जैसी। ठीक है, एलिप्स के जैसी मतलब कि ऐसे थोड़ी पिचकी हुई, और बीच से जिसका डायमीटर ज्यादा हो और ऊपर नीचे से कम हो। एलिप्स के जैसी शेप। ठीक है? और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पे ऐसी सर्कुलर शेप नहीं है, वो थोड़े थोड़े फ्लैट है। ठीक है? दूसरा, ओवल शेप भी है अर्थ की, पर ओवल भी वो एक परफेक्ट ओवल नहीं है। उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसकी लेंथ ज्यादा है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसकी लेंथ कम है। तो फिर अर्थ की कोई भी ऐसी शेप नहीं बन रही थी जिसको हम, जो हमारे पास जियोमेट्रिकल शेप्स थी उसमें उसको फिट करें। कि अर्थ को क्या बोलें? क्या इसको स्फेयर बोलें, एलिप्स बोलें, या ओवल बोलें, क्या बोलें? ठीक है? तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला, भाई हम अर्थ के लिए एक नया नाम दे देंगे। जैसी अर्थ की शेप है उसको हमने क्या बोल दिया? जियोइड। और ऐसी कोई जियोमेट्रिकल शेप और हमारे पास नहीं है, ये यूनिक केस है अर्थ के केस में सिर्फ। ठीक है? ओनली अर्थ। ठीक है? ये नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि परफेक्ट कोई भी ज्योमेट्रिक शेप अर्थ की नहीं है, जिसकी वजह से जो भी शेप है अर्थ की, जैसा भी अर्थ दिखती है, ठीक है, उसको हमने जियोइड बोल दिया। ठीक है? समझ गए? तो अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन है कि अर्थ की शेप कैसी है, ऑप्शन में ऐसे होंगे: स्फेरिकल, एलिप्सॉइड, ओवल, या फिर जियोइड। ठीक है? तो क्या आंसर होगा? जियोइड। ठीक है, ये सब भी शेप्स हैं अर्थ की, पर ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है? ये दिक्कत है। तो अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड की जैसी अर्थ की शेप है। अच्छा, क्या अर्थ स्टेशनरी है? हम्म। फिर अर्थ कैसे है? अर्थ मूव करती रहती है ना? कितने टाइप की मूवमेंट्स हैं अर्थ की? दो टाइप की मेजर। ठीक है? मेजर दो टाइप की मूवमेंट्स, ऐसे माइनर मूवमेंट्स भी हैं अर्थ की। ठीक है? पर मेजर मूवमेंट्स जो आप पढ़ते हो वो दो टाइप की मूवमेंट्स हैं अर्थ की। कौन कौन सी? एक तो रोटेशन, जब अर्थ क्या करती है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और दूसरी क्या है? रेवोल्यूशन, जब अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये दो मेजर मूवमेंट्स हैं अर्थ की, ठीक है। इन्हीं मेजर मूवमेंट्स की वजह से अर्थ जो है वो टिकी हुई है अपनी जगह पे। अगर ये मूवमेंट्स ना हो, अच्छा, तो क्या सन स्टेशनरी है? हाँ, क्या हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो स्टेशनरी है? कहाँ चल रहा है? स्पेस में सन चल रहा है, तो फिर बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन के साथ ही चल रहे होंगे। तो आप कह रहे हो कि हमने अभी तक पढ़ा कि ये सन है और ऐसे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना? हाँ, हाँ, ये तो हम ऐसे देख रहे हैं जब हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो सन जो है वो ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये सारे प्लैनेट्स आपने देखा नहीं है क्या ये? रुको अभी दिखाता हूँ आपको। कोई छोटी सी वीडियो नहीं है क्या? कौन सी? ये ये वाली 8 मिनट की है ये भी। चलो इसमें देखते हैं, शायद इसमें दिख जाए। Many of us have grown up with the idea that Earth simply revolves around the Sun, which stays still in space. But in reality, the big picture is much more complicated and fascinating. As we delve deeper into how Earth actually moves through the galaxy, we'll find that our planet not only revolves around the Sun, ये मूवमेंट but है। is dashing through space at an incredible speed at the same time, और आपको along पता with है, अच्छा our चलो बाद में बताता हूँ, entire पहले देख लो। solar system. But what if we told you that this movement could be connected to some of the universe's greatest mysteries? For instance, scientific hypothesis suggests that Earth's movement through the galaxy may expose us to cosmic rays, which would cause genetic mutations and contribute to the mass extinction of life. चलो ये कहानी घर पे जाके देख लेना, पर ये समझ आ गया ना आपको कि अर्थ कैसे मूव कर रही है, ठीक है। तो जो अर्थ की स्पीड है, जिस स्पीड से अर्थ मूव, कितनी स्पीड है पता है आपको अर्थ की? अच्छा, एक तो अर्थ की रोटेशन की भी कुछ स्पीड होगी ना। अर्थ की रोटेशन की स्पीड निकाल सकते हो? हम्म, कितनी स्पीड है अर्थ की रोटेशन की? आपको क्या लगता है कितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही होगी? धीरे धीरे। चलो अभी हम निकालते हैं। हमें अर्थ का डायमीटर पता है? अर्थ का रेडियस देखना कितना होता है? 6400 किलोमीटर है क्या, कि 3200? रेडियस ऑफ अर्थ देखना, 6400, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना आएगा? सरकमफ्रेंस कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? हैं? 2 पाई आर निकालना, ये कितना होता है? 2 पाई आर निकालो। मैथ भी तो पढ़ते हो आप, करो कैलकुलेट इसको। कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो, बताना मेरे को। 40, हाँ, किलोमीटर।
4022, चलो ठीक है, 40,000 कुछ है, चलो 40,000 मान लो, 40,000 किलोमीटर अर्थ का सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब अर्थ अपने पूरे अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? एक घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में एक रोटेशन करती है ना अर्थ। तो आप स्पीड निकाल सकते हो अर्थ की, ये डिस्टेंस है और टाइम है 24, करो इसको डिवाइड 24 आवर से। हम्म 16 पॉइंट नहीं होगा, 1674 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1674 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब लगभग 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ क्या कर रही है? आपको क्या लग रहा है अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? धीरे धीरे। ठीक है, अब ये स्पीड आपको फील क्यों नहीं हो रही फिर? हम्म इतनी स्पीड में अगर आप कहीं बैठो किसी गाड़ी में, फील होगी आपको? 1600, गाड़ी तो चलती नहीं इतनी स्पीड में। हम्म क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रेवोल्यूशन का कोई लेना नहीं है इसके साथ। हाँ नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम ही इस स्पीड के साथ चल रहा है। ठीक है, देखो स्पीड जो है ना, स्पीड हमेशा रिलेटिव होती है। आपको स्पीड का पता तभी चलता है जब आप साथ वाले की स्पीड को देखो। अगर आप साथ में कोई चीज नहीं दिख रही आपको, जैसे हाइपर लूप्स बनते हैं ना आजकल, अभी मॉडर्न जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हाइपर लूप्स बन रही है, जो जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, पर उसमें जो बंदे बैठेंगे उनको स्पीड लगेगी? स्पीड लगने, आपको फील होने के स्पीड के दो कारण है। एक तो अगर फ्रिक्शन हो, बम्पी रोड हो, तो आपको स्पीड फील हो सकती है। दूसरा रिलेटिव पोजीशन, जब आप चीजों की देखते हो तब आपको स्पीड फील होती है। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा हो, जो आपको जहां तक आपकी नजर जा रही है वो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो फिर आपको क्या फील होगा? जैसे आप बड़े से शिप में बैठ जाओ, ठीक है, और वो शिप अगर बड़ी स्पीड से भी मूव करे तो आपको अंदर पता नहीं चलेगा कुछ भी। आपको लगेगा कि अगर ज्यादा टर्बुलेंस नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी। उसी वे में ये पूरी अर्थ जो है, ये जब रोटेट कर रही है तो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। आपकी नजर जहां तक जा रही है वो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। आपका साइज अगर अर्थ से भी बड़ा होता और अर्थ पे खड़े होते फिर आपको शायद फील हो जाती, पर आपके साइज के हिसाब से अर्थ पूरी रोटेट करिए, आपकी जहां तक नजर जा रही है वो पूरा सिस्टम ही उसी स्पीड में चल रहा है, तो जितनी मर्जी स्पीड से रोटेट करे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ की दो मूवमेंट्स हैं। एक तो है मेजर मूवमेंट और दूसरी, ये मेजर मूवमेंट्स तो हमने काफी पहले डिस्कवर कर ली थी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। माइनर मूवमेंट्स को डिस्कवर किया है मिलान कोटविच ने। ठीक है, ये तीन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं: असेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी, ठीक है, और एक और है प्रिसिशन, एक्सियल प्रिसिशन। ठीक है, अब ये जो माइनर मूवमेंट्स हैं इन पे आप ज्यादा फोकस मत। माइनर मूवमेंट्स का मतलब है कि कभी जो अर्थ की जो एक्सिस है, इधर देखो, ये जो एक्सिस है ये हमेशा एक जगह नहीं रहती है, ये थोड़ी शिफ्ट कर जाती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल प्रिसिशन। ठीक है, उसके बाद फिर एसेंट्रिसिटी क्या है? एसेंट्रिसिटी का मतलब है कि अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है वो ऑर्बिट भी थोड़ा सा हिल जाता है आगे पीछे, थोड़ा सा माइनर मूवमेंट है ये मेजर मूवमेंट नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी, जब उसका ऑर्बिट जो है वो थोड़ा हिल जाए। और ऑब्लिक्विटी क्या है? जब अर्थ जो है ये ऐसे थोड़ा जैसे रोटेट तो कर रही है पर सेम पोजीशन पे नहीं, थोड़ी वॉबल कर रही है। ठीक है, पर बहुत माइनर, इनको नोट करना बहुत मुश्किल है इन मोमेंट्स को, और इनसे कुछ ज्यादा इफेक्ट होता है, इनसे भी इम्पैक्ट
अर्थ की चीजों पे, पर बहुत कम इम्पैक्ट इससे देखने को मिलता है हमें। मेजर जो अर्थ पे चीजें हो रही हैं उन सब के पीछे का कारण जो है वो मेजर मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, अब रोटेशन आपको पता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, रेवोल्यूशन अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट, around the sun in a fixed orbit. ठीक है, रोटेशन की हमने स्पीड निकाल दी, ऐसी रेवोल्यूशन की भी स्पीड है अर्थ की। रेवोल्यूशन की कितनी स्पीड है? 18.5 माइल्स पर सेकेंड। जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है अर्थ। ठीक है, तो ये भी कोई कम स्पीड नहीं है, रेवोल्यूशन वाली भी बहुत स्पीड है ये। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये रोटेशन रेवोल्यूशन, हमें क्या मतलब है इस सबसे? है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस भी, हाँ क्लाइमेटिक चेंजेस मेजरली अभी देखो, आपने एक और चीज सुनी होगी कि जो अर्थ की एक्सिस है, जो अर्थ की एक्सिस है वो क्या है? टिल्टेड है ना। जो ये अर्थ की, ये जो ये और ये दिख रहा है, ये क्या है? एक्सिस। एक्सिस मतलब अर्थ के सेंटर से हम इमेजिनरी एक जो लाइन पास कर रही है उसको हमने बोला अर्थ की एक्सिस, जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है बेसिकली। ठीक है, उसको हमने एक्सिस बोला। अब ये जो एक्सिस है अर्थ की, ये क्या है? टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब सीधी नहीं है, टिल्टेड है, किसी एंगल पे है। अगर इस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना एंगल है इसके बीच में? हाँ, 23.5 डिग्री का। ठीक है, कितना एंगल है? 23.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, जैसे ये आपकी अर्थ है और ये ऐसे टिल्टेड है, तो आपने अगर हॉरिजॉन्टल एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये एंगल कितना है? 23.5 डिग्री। अब ये टिल्ट होने से क्या होता है? हाँ, चलो टिल्ट होने से पहले अभी कुछ चीजें और भी समझ लो। अभी आपने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का पता है आपको क्या होते हैं? हम्म, पहले मेरे को बताओ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली क्या? देखो, ये जो अर्थ है इस पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, क्या ये लैटिट्यूड सच में होते हैं अर्थ के ऊपर? सच में तो नहीं होते ना, आपको दिखता थोड़ी है ये इधर लैटिट्यूड आ गया, ऐसे थोड़ी दिखता है। ये हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, है ना, समझने के लिए चीजों को। हमने अर्थ को क्या किया, अर्थ अर्थ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बनाए। ठीक है, जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से प्लेन पास करता है उसको हमने, उसको जब हम अर्थ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें उस प्लेन के ऊपर जो सेंटर से पास करता है प्लेन। ठीक है, मान लो ऐसी एक प्लेट लो, आप प्लेन समझते हो ना, एक प्लेट लो और उसको ऐसे अर्थ के सेंटर से निकाल दो बिल्कुल। ठीक है, और जहां जहां उसके पॉइंट्स अर्थ के सरफेस के ऊपर होंगे वहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, ये कोई है जिसको याद नहीं रहते, इनमें कंफ्यूज हो जाते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, कि लैटिट्यूड ऐसे याद रखना, जो लेटे हुए हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ऐसे लेटे हुए हैं ना ये। लॉन्गिट्यूड्स कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स ऐसे हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। तो जो सेंटर से पास कर रहा है इसको हमने क्या बोला? इक्वेटर बोला, है ना। तो अब हम 2D बनाएंगे, तो ये क्या है हमारा? इक्वेटर।
ठीक है। अब ऐसे ही लैटिट्यूड्स पूरी अर्थ से पास करा सकते हैं हम, है ना। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, एक तो इक्वेटर है जो सेंटर से पास कर रहा है, जिसको हमने 0 डिग्री नाम दिया, ठीक है। अब उससे ऊपर भी लैटिट्यूड्स होंगे, उसके नीचे भी लैटिट्यूड्स होंगे। इसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। इसको क्या नाम दिया हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ है ये। और इसके 23.5 डिग्री नीचे जो है उसको क्या नाम दिया, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर हमने यहां पे ये लैटिट्यूड बनाया है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी हमने बनाया है ना। क्या इंपॉर्टेंस है इन लैटिट्यूड्स की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या इंपॉर्टेंस है? हम्म। और किस पे डिपेंड करते हैं सीजन्स, इन पे, ट्रॉपिक्स पे। हम्म। अच्छा, इसके ऊपर एक और, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। यहाँ पोलर सर्कल्स भी बोलते हैं इनको हम। ये कितने ऊपर है, 66.5 डिग्री, और ऐसे ही 66.5 डिग्री नीचे भी है, ठीक है। ये भी क्या है, पोलर सर्कल आपका। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये वाला एरिया, जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 डिग्री नीचे है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में है, ठीक है। अब इन ट्रॉपिकल सर्कल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कभी भी जो सन है वो जब भी मूव करेगा, सन तो नहीं, अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। अब अर्थ जब सन के अराउंड मूव कर रही है, तो सन जो है उसकी डायरेक्ट रेस कभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं और कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं, ठीक है। मतलब सन वर्टिकली इसी इस पूरे डिस्टेंस में ही हमेशा मूव करता है, वर्टिकली। क्या इंपॉर्टेंस है इन सर्कल्स की, कि सन डायरेक्टली हमेशा इन्हीं सर्कल्स के बीच में मूव करेगा, कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कैसे नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब सन कभी भी 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा और सन कभी भी 23.5 डिग्री से नीचे भी नहीं जाएगा, इन्हीं के बीच में रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है ये? हम्म। देखो अभी पहले अगर मान लो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये तो सन कभी तो इक्वेटर के ऊपर होगा, ये सन है आपका। सन कभी तो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली होगा, होगा। कब होता है सन इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली, हाँ, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे पर, हाँ, मार्च में, 22 मार्च। इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा इक्विनॉक्स, जब आपका स्प्रिंग स्टार्ट होता है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, वर्नल इक्विनॉक्स। स्प्रिंग में होता है ये, ठीक है। अब अगर ये मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में क्या होगा, सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ, हम कौन से हेमिस्फीयर में रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं ना। नॉर्दर्न और साउदर्न का मतलब समझ रहे हो पीछे,
0 डिग्री से जो ऊपर है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो 0 डिग्री से नीचे वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अर्थ से कौन सा इंडिया से कौन सा जो ट्रॉपिक है वो पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब इंडिया इक्वेटर के क्या है, ऊपर है। इंडिया से इक्वेटर पास करता है क्या, नहीं करता है। इक्वेटर इंडिया से, वहां पे देखो, इंडिया से काफी नीचे इक्वेटर पास करता है, इंडियन ओशियन में। ठीक है, दिख रहा है, ये देखो 0 डिग्री लाइन, ये यहां से इक्वेटर पास कर रहा है, और इंडिया आपका ये है। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इक्वेटर से जितनी भी ऊपर ये जगहें हैं, ये सारी कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब होता कैसे, देखो एक और चीज समझो, ये है आपका सन, अर्थ इसके अराउंड क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है ना। अब ये ना थोड़ा ध्यान से समझ लेना अभी। अब हमने बोला कि अर्थ जो है वो क्या है, वो टिल्टेड है ना, क्या है, टिल्टेड। तो टिल्टेड से होता क्या है, जो आपके सीजन्स है ना वो टिल्टेड से ही हो रहे हैं यहां पे। कैसे, देखो टिल्टेड से क्या है, एक हिस्सा जो अर्थ का है वो सन के क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और एक हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, सन से दूर हो जाता है। समझ रहे हो, ऐसे ही होगा ना। तो जब भी एक्सट्रीम इन और इस पोजीशन पे जाएगा, ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब मान लो अर्थ यहां पे है, तो मतलब क्या है, कौन सा, साउदर्न हेमिस्फीयर पास है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास है, साउदर्न हेमिस्फीयर सन के पास है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नहीं पड़ेगी। तो गर्मी कहां होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो मतलब ये हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, यहां के हिसाब से दिसंबर की बात कर रहे हैं, है ना। दिसंबर में यहां पे क्या है, ठंड है, पर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इधर से, अच्छा मेरे को बताओ, जब दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, तो सन की रेस डायरेक्टली कौन से ट्रॉपिक पे पड़ रही होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। 22 दिसंबर को सन की रेस डायरेक्टली कहां पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, और उसके बाद अब सन क्या कर रहा है, रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, है ना, सन नहीं सॉरी, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इधर से इधर चली गई। अब इधर दिखा नहीं सकता हूं आपको, इस साइड चली गई। अब जब इस साइड चली जाएगी, 22 मार्च आएगा, 22 मार्च में सन क्या हो गया, अब थोड़ा सा अब, क्योंकि जब इस साइड है तो अब यहां पे ये टिल्ट का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कहां पे आ गया सन, सेंटर में, है ना, सेंटर में आ गया, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेगी सनलाइट 22 मार्च को। तो 22 दिसंबर से लेके मार्च तक का टाइम लगा अर्थ को इधर पहुंचने में। अब मार्च से फिर अर्थ कहां मूव करेगी, इधर। ठीक है, अब जब इधर पहुंच गई, अब कौन सा हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां आ गया, सन के पास आ गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब डायरेक्ट धूप पड़ेगी, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कहां पड़ेगी डायरेक्ट धूप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गई, गर्मियां। ये कब की बात कर रहे हैं हम, जून की बात। ठीक है, 22 जून को एग्जैक्ट क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर से ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब यहां पहुंचेगा तो 22 सितंबर जब फिर से इक्वेटर पे पड़ेंगी। पर अब सितंबर के बाद सन जो है इधर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो वापस से फिर इधर दिसंबर आ जाएगा। समझ रहे हो कहानी। ठीक है, ये है अर्थ का रेवोल्यूशन। तो अर्थ के रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है, सीजन्स में जो भी डिफरेंस। अच्छा मेरे को बताओ कि अगर ये टिल्टेड नहीं होती अर्थ, ऐसे होती सीधी, तो क्या होता, तो क्या आपको ये जो गर्मी और सर्दी जो आपको महसूस हो रही है वो होती, एक ही जैसा मौसम रहता। मतलब ऊपर भी सर्दी रहती, नीचे भी सर्दी रहती, बीच में गर्मी रहती, हमेशा ही। कभी भी आपको डिफरेंट सीजन जो है वो देखने को नहीं मिलते आपको। अच्छा अगर ये 23.5 डिग्री से ज्यादा टिल्टेड होती, मान लो 50 डिग्री टिल्टेड होती, फिर क्या होता, हाँ, फिर ज्यादा एक्सट्रीम वेदर सीजन आपको दिखाई देते। जहां पे गर्मी पड़ती वहां पे ज्यादा ही गर्मी पड़ती, और जहां पे ठंड पड़ती वहां पे ज्यादा ही ठंड पड़ती। समझ रहे हो, तो अर्थ बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है। समझ रहे हो, ये परफेक्ट टिल्ट पे है कि जिससे आपके सीजन ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। समझ रहे हो, ये बेसिक कंसेप्ट है।
सीजन्स का। अगर आपने ये समझ लिया फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको सीजन्स में खास करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहां से आपने देख लिया कि अब देखो, अब यहां पे देखो, ये डायग्राम अगर मैं सीधे ही पहले आपको बताता आपको समझने में मुश्किल होती। अभी ये समझ लो आप कि 22 मार्च को क्या हो रहा है, सन कहां है, इक्वेटर पे। अब सन कहां मूव करेगा, क्या डेट लिखूं, क्या बोलते हैं इसको हम, समर सॉलिस्टाइस, ठीक है। गाड़ी तो नहीं देखना, गाड़ी साइड करने तो नहीं बोल रहे हैं। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वंश कर देगा, ऑफिस में पड़ी आप भी। इक्विनॉक्स, ठीक है। अब देखो 22 जून के बाद क्या होगा, वापिस से कहां आएगा, इक्वेटर पे। डेट क्या लिखूं, 22 सितंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, अब इसके बाद कहां मूव करेगा, क्या डेट लिखूं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वापिस से कहां मूव करेगा, ये वापिस से मार्च आ गया, जो हमने इधर पीछे देखा। इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है आपको कि सन की जो मूवमेंट है वो कन्फाइंड है विद इन ट्रॉपिक्स। सन कभी ट्रॉपिक से बाहर गया, नहीं गया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको कि सन वर्टिकली ओवरहेड हमेशा कौन कौन से ट्रॉपिक के बीच में रहेगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इस पूरे एरिया में कभी ना कभी सन वर्टिकली ओवरहेड रहेगा ही रहेगा, है ना। अभी कौन सा, अभी क्या डेट है आज, हाँ फेब, है ना। तो सन अभी कहां होगा, कहीं इधर होगा, ठीक है। अभी इधर पहुंचने वाला है, ठीक है ना। फिर अभी इधर से ऊपर जाएगा, जब बिल्कुल ऊपर चले जाएगा तो आपको गर्मी फील होगी यहाँ पे जून के महीने में, है ना। फिर नीचे जाने लगेगा, सितंबर में थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा आपको ठंड लगने लग जाएगी, समझ रहे हो। पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फील होगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब यहां पे जब गर्मी है तो वहां पे क्या है, सर्दी। हम्म, होगी होगी होगी, उस लेवल की नहीं होगी। हाँ हाँ, अब जैसे जब ये ऊपर जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां आ जाएंगी, है ना। तो ऊपर पोलर वाले एरिया में भी बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, पर क्योंकि डायरेक्ट तो यहां तक ही जा रहा है, उसके ऊपर तो वो स्लांटिंग रेज पड़ रही हैं, उसकी वजह से ज्यादा गर्मी वहां नहीं होगी, समझ रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ पे गर्मी, इतनी डेजर्ट है इधर, इतनी गर्मी होती है। देखो ना, ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से ट्रॉपिक्स के बीच, ये देखो ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। ये 30 डिग्री से 30, जैसे इंडिया की जो पोजीशन है ना, वही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की भी है नीचे वाले में। तो यहाँ उल्टा होगा बस, कि जब यहाँ पे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो यहाँ पे सर्दियाँ होंगी, जब यहाँ पे सर्दी है तो यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे सर्दी है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ना, तो उल्टा होगा मौसम। पर यहाँ पे गर्मी सर्दियाँ उतनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है ये, 30 डिग्री से पास कर रहा है, 27 भी इससे पास कर रहा है, तो उतना दूर तो नहीं है, ठीक है। अभी क्लाइमेटिक रीजन्स भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत आपको। हाँ देखो, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर होंगी, इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, क्योंकि सन हमेशा इसी में रहता है इधर, ठीक है। तो इक्वेटर पे ज्यादा हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं देखने को मिलता है। इक्वेटर पे एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है, गर्म ही टेम्परेचर रहता है उधर ज्यादातर, क्योंकि सन हमेशा इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाला 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ले लो आप इक्वेटर के, यहाँ पे लगभग एक ही जैसा टेम्परेचर।
जैसे इंडिया में अगर आप साउदर्न स्टेट्स में चले जाओगे, केरला शेरला वाली साइड, वहां ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर रहता है पूरा साल, है ना, पूरा साल गर्मी ही रहती है वहां, थोड़ा टेम्परेचर 5-10 डिग्री 10-12 डिग्री ऊपर नीचे जाता है। ऐसे ही बिल्कुल इक्वेटर पे चले जाओगे तो वहां बिल्कुल डिफरेंस आपको कम ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। डिफरेंस आपको ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, जितना आप इक्वेटर से मूव करोगे, चाहे नॉर्दर्न में चाहे साउदर्न में, वहां आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले लिखो इक्वेटर लिखो। देखो इक्वेटर इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर इज द लाइन passing through the center of the earth, passing through the center of the earth and perpendicular to the axis of rotation, and perpendicular to the axis of rotation। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ, ये बना ली है सब डायग्राम्स आपने? हाँ, ये वाली बना ली, ठीक है, एक ये वाली भी बना लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल सर्कल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल सर्कल्स। लिखो द सन रेज, द सन रेज आर वर्टिकली ओवरहेड, the sun rays are vertically overhead up to these points, up to these points at least once in a year, at least once in a year। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स पे, जितने भी ये बीच में पॉइंट्स हैं इस एरिया में, यहाँ पे कभी ना कभी तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी वर्टिकली, कभी ना कभी तो सन होगा ही होगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, इसमें लिखो दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, दिस मीन्स दैट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, beyond the tropics, the sun rays are never vertically overhead, are never vertically overhead in any time of the year, in any time of the year। समझ में आया कि इनके बियॉन्ड, इनके आगे चले जाओगे, मतलब इस एरिया में और इस एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सन जो है, सन की जो रेज है वो वर्टिकली पड़ रही है, हमेशा कैसे पड़ेंगी, हाँ, टेडी रेज पड़ेंगी, वर्टिकली नहीं पड़ेंगी कभी भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ पोलर सर्कल्स। पोलर सर्कल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखो फिर से मेरे को ये बताओ कि सीजन्स तो हमने देख लिया कि सीजन्स किसकी वजह से बन रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि सीजन्स बनने का एक कारण बताओ कि सीजन किसकी वजह से अर्थ के ऊपर बन रहे हैं, तो क्या कारण बताओगे? हाँ, एक्सिस, जो एक्सिस अर्थ की क्या है, झुकी हुई है, उसकी वजह से। अभी नहीं बताया मैंने आपको? अगर एक कारण कोई पूछे कि जिसके बिना सीजन हो ही नहीं सकते, तो यही क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द सीजन्स,
वहां पे उन्होंने रेवोल्यूशन भी दिया होगा, रोटेशन भी दिया होगा और ये भी दिया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, सीजन किसकी वजह से बन रहे हैं? टिल्टेड एक्सिस की वजह से सीजन आपके बन रहे हैं। अब जब ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो हमने देखा कि कभी तो साउथ पोल वाला एरिया सन के सामने आ जाता है, कभी नॉर्थ वाला आ जाता है। ठीक है, देखो, तो इसका मतलब क्या है? सन की रेज जो हैं वो कभी इस साइड ज्यादा पड़ेंगी, कभी इस साइड ज्यादा पड़ेंगी। होता क्या है, जब तो अर्थ ऐसे है, ठीक है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, उस टाइम पे जो आपका ये वाला नीचे वाला पोलर सर्कल है, इस पूरे पे सनलाइट पड़ती है। पूरे के पूरे पोलर सर्कल देख लो आप, ये है ना पोलर सर्कल है आपका, ये वाला नीचे वाला, इस पूरे पोलर सर्कल पे क्या पड़ती है? सनलाइट पड़ती है। तो यहां पे कभी रात होगी? अच्छा, रात किसकी वजह से होती है? दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं ना, दिन और रात, है ना? तो दिन और रात कैसे होते हैं कि जब देखो अर्थ रिवॉल्व रोटेट कर रही है, तो जो सामने वाला पोर्शन होगा उस पे दिन, जो पीछे वाला उस पे रात। पर अगर अर्थ के किसी पोर्शन पे पूरे पे ही ऐसे लाइट पड़ जाए, तो ये रोटेशन से इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मतलब 22 दिसंबर को क्या साउदर्न हेमिस्फेयर में जो पोलर सर्कल है वहां पे रात होगी? नहीं होगी। 24 घंटे क्या रहेगी? वहां पे स्ट्रॉन्ग सनलाइट थोड़ी होगी ऐसे, लेकिन डिम सी सनलाइट रहेगी पूरा दिन। वहां पे उनको सूरज ऐसे दिखेगा सामने से, ऐसे जैसे आपको क्या दिखता है, सूरज ऐसे जाता है ना आपके ऊपर से, उनको उनको ना ऐसे सामने से दिखेगा जाता हुआ। समझ रहे हो? हाँ, अभी बता रहा हूँ नॉर्वे कब। ये हमने बोला साउदर्न। अब जब सन इधर आ जाएगा, अर्थ इधर आ जाएगी सॉरी, तो क्या होगा? अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेंड हो गया इस तरफ। तो ये जब रोटेट करेगा तो नॉर्दर्न जो ये यहाँ पे पोलर सर्कल है नॉर्थ पोल में, वहां पे पूरा लाइट पड़ती रहेगी 24 घंटे। ठीक है, तो 22 जून को आपके यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर सर्कल है आपका, वहां पूरा दिन क्या रहेगी? लाइट रहेगी। ठीक है, इसीलिए जो ड्यूरेशन ऑफ डेज भी है, वो भी जैसे जैसे आप गर्मियों में ऊपर ऊपर मूव करोगे ना, ड्यूरेशन ऑफ डेज बढ़ती जाएगी। कहीं पे जैसे यहाँ पे अगर 12 घंटे का, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 24 घंटे का दिन होगा। समझ रहे हो? और पोलर सर्कल्स की खास बात क्या है कि पोलर सर्कल हमने बनाई इसी बात के ऊपर है कि भाई ये पोलर सर्कल्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे साल में एक बार तो 24 घंटे क्या रहेगा? एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ठीक है हाँ। कहाँ लगाई तूने? यार सिर दर्दी है इनकी। कितने लगी है यार, जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया ना? तो मतलब पोलर सर्कल्स में क्या होगा, साल में एक दिन तो ऐसा होगा जब क्या होगा, फुल 24 घंटे क्या होगा? सनलाइट रहेगी। ठीक है, तो इसमें लिखो
लिखो, इट इज द मिनिमम लैटिट्यूड, इट इज द मिनिमम लैटिट्यूड on which it is the minimum latitude on which we have a 24 or we have a 24 or night or day. अच्छा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24 घंटे का दिन होगा तो साउदर्न में क्या होगा? 24 घंटे की रात। ठीक है, कंसेप्ट समझ रहे हो ना इसके पीछे का? 24 और नाइट और डे एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, at least once in a year, depending on whether the hemisphere, depending upon whether the hemisphere is tilted away, whether the hemisphere is tilted, whether the hemisphere is tilted away from or towards the sun, or towards the sun, which means there is no lesser latitude, which means there is no lesser latitude than no lesser latitude than 66.5 degree on which there will be a 24-hour day or night. There will be 24-hour day or night. डे और नाइट, समझ में आया? मतलब 66.5 डिग्री से कम कोई लैटिट्यूड नहीं होगा जहां पे 24 घंटे की रात होगी या दिन होगा, उससे ज्यादा पे हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई आपको बोले कि 70 डिग्री लैटिट्यूड पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, 75 पे हो सकता है, 80 पे हो सकता है, 90 पे हो सकता है, पर 45 डिग्री पे हो सकता है क्या 24 घंटे का दिन? नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है पोलर सर्कल्स की। समझ में आया? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अभी। अभी ये वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट आज पढ़ा है ये आपको अभी पूरी ज्योग्राफी में काम आएगा आगे।